नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2 बजे के लाइव में आप सभी का स्वागत है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उससे पूरे देश ने देखा। किस तरह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की गई। अफसरों ने बैलेट पेपर के साथ किस तरह से घपला किया, सरेआम वोटों की चोरी करके हारा हुआ चुनाव बीजेपी को जितवाया गया। जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी ने की और तमाम तरह की जो वीडियो थे वो वायरल किए गए। पूरी तरह से लाइव वीडियो भी सामने आया कि किस तरह का घपला हुआ है और विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में आज अदालत में सुनवाई भी हुई और सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को और 3 हफ्ते में इसका जवाब मांगा गया है। तो क्या होगा 3 हफ्ते में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी का जो मेयर है वो मेयर फिलहाल बना रहेगा उसी पद पे। तो क्या कुछ है और किस तरह से, क्या बीजेपी इसी तरह से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी? क्या इसी तरह की धांधली हमें आगे भी देखने को मिलेगी जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमें ईवीएम की धांधली देखने को मिली। अब बैलेट पेपर में भी जब इसी तरह का खेल होगा तो क्या ऐसे ही चुनाव जीतती जाएगी भाजपा? तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर कल जिस तरह से आपने देखा कि लाइव जो है किस तरह से चोरी की गई, आप देख सकते हैं और इसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ। फिलहाल तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है लेकिन अदालत का किस तरह से कार्रवाई होगी? तो सर फिलहाल हाईकोर्ट ने संज्ञान तो लिया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन जवाब मिलेगा और या फिर नहीं मिलेगा, और जवाब मिलेगा भी तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट नोटिस में नोटिस देगा, बार बार वकील उपस्थित नहीं होंगे और तब तक लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। देखिए, ये महोदय जो पीठासीन अधिकारी बने थे, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं और ये मनोनीत सदस्य हैं और ये पीठासीन अधिकारी थे। देखिए, मुझे तो अपने जीवन के एक बहुत बड़े काल में मैं उस भारतवर्ष में रहा जहां लोकतंत्र था, जहां महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध और महावीर की जो हमारी शिक्षा थी, गुरु नानक की शिक्षा थी, उसके तहत हम जीवित रहे। अब मैं अभ्यास कर रहा हूं, मेरा तो चलिए चल जाएगा, उम्र हो गई है काफी। आप लोगों को ज्यादा अभ्यास करना होगा, क्योंकि देखिए, जिसको जिस तरह के जीवन की आदत पड़ जाती है वो उसको जीने का अभ्यास हो जाता है, फिर वो अभ्यस्त हो जाता है। मुझे कम कष्ट होगा क्योंकि मैंने बड़ा जीवन जो है लोकतंत्र देख लिया, ट्रांसपेरेंसी देख ली। मैंने वो हिंदुस्तान देखा जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अटल बिहारी वाजपेयी जब यंग थे और बड़ा तीखा हमला उन्होंने 1962 में पंडित जी पे किया था, तो नेहरू जी ने बुलाया अटल जी को और कहा कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम बहुत अच्छा बोले। मैंने वो समय भी देखा जब अटल जी की मदद राजीव गांधी ने की, उनको चिकित्सा के लिए बाहर भेजा। मैंने वो समय भी देखा कि अटल जी यूएनओ में गए और भारत का रिप्रेजेंटेशन किया जबकि अपोजिशन में थे। लेकिन अब मैं वो समय देख रहा हूं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं देखना पड़ेगा, भगवान से ऐसी वो है मुझे, अब बाकी भगवान की इच्छा है। लेकिन जो युवा लोग हैं इनको अब आदत हो जानी चाहिए नॉर्थ कोरिया और चीन में जैसे रहने के देश में जैसे वो लोग रहते हैं। देखिए, एक हमारी उत्तर प्रदेश की कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि एक वृद्ध आदमी की मौत हो गई, इसका खतरा नहीं है। खतरा इस बात का है कि मौत ने घर का रास्ता देख लिया है। अगर इतने खुले आम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पवन बंसल साहब और सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी व्यथा को बता रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है इसका? जब जो शासन में बैठा है, जो तंत्र है, वो ये कहता है, अच्छा, उसका एक वर्ग भी ऐसा है जो खुश होता है इन चीजों से। और वास्तविकता में निधि, आपने तो महसूस किया न किया हो, बड़ी भयावह स्थिति है। लोग डराते हैं। अगर आप जरा भी लोकतंत्र की या महात्मा गांधी की या पुरानी बातें करने लगे, लोग डराते हैं, वो हिंसक हो जाते हैं। हिंसक प्रवृत्ति पनप रही है देश के अंदर। गांधी फिर मारे जा रहे हैं, गांधी की फिर हत्या हो रही है और फिर गोडसेवादी जीत रहे हैं।
देखिए, इस देश से मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को ये दिन भी देखने पड़ेंगे जब भारतवर्ष की ये स्थिति हो जाएगी। अभी तक ये स्थिति थी अल्पसंख्यकों की। अगर सिख कुछ बोलते थे उनको खालिस्तानी बता देते थे, मुसलमान बोलते थे उनको पाकिस्तानी बता देते थे। फिर इसके बाद जो भी जाति जो हिंदू में है लेकिन जात इनको वोट नहीं करती थी, उनको भी ये कुछ ना कुछ अपने तमगे से कर लेते थे। लेकिन अब इतना ज्यादा संगठित आक्रमण ये लोगों में करने लगे, तो लोकतंत्र की फिर आवश्यकता क्या है? फिर ये लोकसभा के चुनाव की आवश्यकता क्या है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या है? कह दीजिए कि मोदी जी आजीवन और प्रधानमंत्री बनाने की भी क्या आवश्यकता है? संसद की क्या आवश्यकता है? संसद में 5 स्टार होटल अडानी जी को दे दीजिए, 5 स्टार होटल वहां पे चलाए और इनकम जनरेट हो, और बताइए दुनिया को, देखिए लोग, हमने लोकसभा को होटल में कन्वर्ट कर दिया और उसमें इतनी रेवेन्यू आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इससे बढ़िया व्यवस्था क्या किसी देश में हो सकती है? तो देखिए, ये चीजें जो हो रही हैं आज की तारीख में, हेमंत सोरेन बुलाए गए हैं और हो सकता है अरेस्ट हो जाए। लालू यादव जिनकी एक किडनी फेल हो गई है, 10 घंटे उनको ईडी दफ्तर में बिठाया गया, और अब उस पे तेजस्वी यादव पे लग गए, उनको परेशान करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये पता था कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जो मीटिंग होगी उसमें जाने वाले हैं, उनको ईडी दफ्तर बुलवा लिया। तो मेरे ख्याल से अब 2 विकल्प दे दें सबको, घर घर आके पर्ची बांट दें, या तो बीजेपी में आ जाओ या जेल चले जाओ। अब बीजेपी में जो लोग जाना चाहेंगे वो बीजेपी में चले जाएंगे, जो जेल जाना चाहेंगे वो जेल में चले जाएंगे। तो ये आप कल्पना करके एक सिहरन सी होती है कि ये जो प्यारा भारतवर्ष मैंने देखा था, जिसमें विपक्षियों से भी प्यार मोहब्बत से बातें होती थी, आदान प्रदान होते थे, डिस्कशन होते थे लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद मित्रवत व्यवहार होता था। अब तो ये देखिए ये किस प्रकार से माहौल मेरे देश का, लेकिन अब चिंता कौन कर रहा है? क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, ये जो हमारे चीन के राष्ट्रपति जिनको झूला झुलाया था, फिर नॉर्थ कोरिया, उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। तो अब जैसी परमेश्वर की इच्छा, जैसी जनता की इच्छा, लेकिन जनता भी बेचारी क्या करे? जनता को कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। अब न्याय यात्रा देखिए जो ये हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कहीं दिख रही है किसी टेलीविजन पे, किसी अखबार में दिख रही है? कल जो बिहार के अंदर मीटिंग हुई है, मैंने उसको देखा, और ये यूट्यूब चैनल्स का ही कृपा है कि उसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं, लाखों की भीड़। वहां पे दीपांकर भट्टाचार्य जैसे सीपीआई-एमएल के प्रमुख वहां बैठे हुए हैं, आरजेडी के लोग बैठे हुए हैं, सारे इंडिया अलायंस के लोग बैठे हुए हैं। जो कमजोर दिल वाले हैं वो बीजेपी में चले जाएं, और जो थोड़ा हिम्मत रखते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग जो है वो संघर्ष करें। लेकिन संघर्ष करने से भी लग नहीं रहा कुछ होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वैसे पेसिमिस्टिक होता नहीं हूं, लेकिन जो चंडीगढ़ का उदाहरण मिला है, इस चंडीगढ़ के उदाहरण से ऐसा लगता है कि भारतवर्ष का जो सपना देखा था मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, और जिन्होंने देश के लिए युद्ध किया था, जो उस समय भी अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उनसे पेंशन ले रहे थे, वो उस समय भी झुक गए थे, आज फिर खड़े हो गए हैं, फिर वो झुकेंगे, फिर खड़े होंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसी प्रकार से कुछ भी हो। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं देश को मोहब्बत की कड़ी में जोड़ने की, बाकी उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं, इधर लालू यादव, तेजस्वी यादव युद्ध कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सबको अरेस्ट करने के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो देखिए ये देश का मुझे तो अब चिंता होने लगी। जी बिल्कुल सर, राघव चड्ढा की एक बाइट सुनवा देते हैं, उसके बाद में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े, और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है, तो उस वोट को
दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। तो सर यहाँ पर तो पूरी तरह से लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो ही जीतेगा और बीजेपी पूरी तरह से हारती हुई नजर आ रही थी। और जिस तरह से हमने देखा कि पहले अधिकारी को जो है बीमार बताकर चुनाव ही कैंसिल करवा दिए गए थे पहले तो। उसके बाद जब चुनाव हुए तो इस तरह से इनवैलिड घोषित कर दिए गए और पूरी तरह से हारा हुआ जो चुनाव था वो बीजेपी को जितवा दिया गया। क्या कहेंगे सर, इसी तरह से क्या बाकी चुनाव भी लड़े जाएंगे और लोकसभा चुनाव में भी? क्योंकि हमने देखा कि ईवीएम को लेकर तो हमने सवाल खड़े किए कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन जब बैलेट पेपर से हो रहा है तो भी तो यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। नहीं नहीं, यही तो समस्या है। देखिए, नियमानुसार जो है दोनों जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लोगों का वहां पे आवश्यकता है कि उनको बुलाया जाए, उनकी प्रेजेंस में सारी चीजें हों। भाई लोकतंत्र का तो माहौल हो गया ना देश के अंदर कि भाई अब चुनाव होंगे, सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, सीआरपीएफ बीएसएफ आर्मी लगा दी जाएगी, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो निर्णय होगा वो फाइनल कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, फलाना जीत गया। तो इतना नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? इतना चुनाव में खर्च करने की क्या आवश्यकता है? फिर तो सीधे सीधे कहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री कम राष्ट्रपति हैं और जैसा चाहेंगे वैसा देश चलेगा। हम लोग भी अपना टाइम बिना बात वेस्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, बाद में होता है कि देखिए चंडीगढ़ भी जीत गए हम। अब 8 वोट इनवैलिड किया, आप तो सारे के सारे 20 के 20 वोट इनवैलिड कर लेते अपने हाथ से। अब जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही निशान लगा के उसको इनवैलिड कर रहा है, और ये भी भ्रांति नहीं है कि कोई कांग्रेस और आपके बीच में कोई परेशानी हो, क्योंकि दोनों बड़े नेता पवन बंसल भी बैठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं। लेकिन परिस्थिति जो है निधि, मैंने इमरजेंसी में भी जब मैं स्टूडेंट था, हम लोगों ने तो बहुत गांव-गांव जाते थे, अपने पैसे से जाते थे, जनता को जागृत करते थे इमरजेंसी के खिलाफ। इतना खतरा उस समय भी नहीं था जितना आज है। अंग्रेजों के जमाने का तो पता नहीं, तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन ये समय मैंने भारतवर्ष का, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये देश जिसको हम दिलो जान से प्यार करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान और हमारे दिल में ये मिट्टी बसती है, जिस मिट्टी ने हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है, अब डर लगने लगा है कि हम देश जा कह रहा है। और मेरे ख्याल से जितने असहाय हम लोग हैं उतने ही असहाय बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि वो भी, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आके कहा कि साहब ये हमारा तो दम घुट रहा है। दम तो घुट रहा है, देखिए दम तो घुटेगा, क्योंकि अगर दो ही लोगों का शासन पूरे देश में होगा, दो पूंजीपतियों का होगा, दो राजनीतिज्ञों का होगा, तो दम तो सबका घुटेगा। लेकिन ये भी उन्हें सोचना होगा कि देश के प्रति लोगों का कुछ कर्तव्य है, इस माँ भारत माता के प्रति कर्तव्य है। आज अशफाकुल्ला खां भी अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान और पंडित चंद्रशेखर आजाद गरीब घर के बच्चे थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद 18-18, 20-20 साल की उम्र में देश के प्रति लोगों ने कुर्बानी दी है। उनकी कुर्बानी व्यर्थ चली गई। ऐसा देश पाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी जहां पे इस प्रकार का एक तंत्र स्थापित हो जाएगा, तानाशाही स्थापित हो जाएगी। अब इस व्यक्ति को देखिए, अनिल मसीह नाम है या क्या नाम है इनका महोदय का, जो मनोनीत व्यक्ति हैं, कोई नहीं दिख रहा है आसपास, कोई नहीं है, अपना मजे से जो मनाया किए चले जा रहे हैं। जबकि वहां पे सिग्नेचर्स होने चाहिए, सबके सामने खुलना चाहिए, सबके सामने वैलिड इनवैलिड बताना चाहिए। गुजरात का आपको याद ही होगा, वहां पे प्रूव हो गया था कि लोगों ने अपना वोट देके दिखाया तो इनवैलिड हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस कैंडिडेट जीता। लेकिन जब मर्यादाओं का ख्याल ना हो, आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें भी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते, उसमें भी शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। तो शास्त्र का, संविधान का, अब किसी चीज का कोई भविष्य, मुझे तो देखिए निराशावादी आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन इस घटना के बाद मुझे ऐसा लगता है देश के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है और देश की जनता भी अब असहाय हो गई है कि देश की जनता किसी को भी वोट देगी अगर इस तरह से बैलेट पेपर में भी होगा कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो मनोनीत है, वो इलेक्टेड भी नहीं है, और जिसको इस बात का डर भी, अच्छा कोर्ट में डेट पड़ेगी, अभी टाइम दिया है, फिर वो एक वकील साहब नहीं आएंगे, फिर वो जज साहब छुट्टी पे चले जाएंगे, 6 महीने बाद होगा, तब तक लोकसभा का चुनाव जीत गए, उसके बाद कौन सी नगर पालिका, कौन से विधानसभा, फिर स्टालिन भी अपना जाएं कहीं और ममता दीदी भी जाएं, उसके बाद फिर जो होगा मोदी जी जो चाहेंगे सो होगा। तो इसलिए सारा जो हमारा संघीय ढांचा है, हमारा जो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता तो खत्म हो ही गई।
और बाकी हिंदू धर्म के बीच में भी जो महात्मा गांधी की बात करते हैं उनको भी डराया जाता है, उनको भी धमकाया जाता है। तो भगवान जाने क्या होने वाला है। अब जैसा भी है, अब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर से तो मेरी केवल यही प्रार्थना है, वादा किया था आने का, बहुत हो गया, प्रभु आ जाओ। जी बिल्कुल। और आपसे एक यूजर जो है हमारे, वो सवाल भी कर रहे हैं कि स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि भारत में अब पिछले दरवाजे से आपातकाल प्रवेश कर चुका है? बिल्कुल कर चुका है, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं एक वृद्ध आदमी हूं और कमजोर आदमी हूं भाई। 72 साल की उम्र में मेरे पे शारीरिक शक्ति तो नहीं है, लेकिन देश के हित के आगे मैं नहीं सोच पाता, क्योंकि आज जो कुछ भी मुझे मिला है वो इस हिंदुस्तान से मिला। मैं विदेश भी जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना देश याद आने लगता है, अपने देश के लोग याद आने लगते हैं। और मैंने तो 1962, 65, 71 का समय देखा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के इस देश के लिए लोग खड़े हो जाते थे। अब मैं आतंकित महसूस करता हूं, मैं डरा हुआ महसूस करता हूं, क्योंकि इस बार भी 26 जनवरी को, जैसे मैंने पहले भी आपकी वार्ता में कहा था, तिरंगे नहीं हैं। तिरंगे जो लगाता है उसको हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। तिरंगा कैसे लगा लिया तुम देश विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम पाकिस्तान जाओ। अरे तिरंगा तो हमारी आन बान शान है। जिस तिरंगे को नहीं गिरने देने के लिए मेरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी लाशें बिछा दी थी, उस तिरंगे को लगाने में डर लगता है। क्योंकि लोग जो है, उनके लिए कैटरीना कैफ जाएं या कंगना रनौत जाएं या शराब पीएं, उन्हें किसी चीज से कोई अंतर नहीं पड़ता। उनको केवल इस बात की खुशी मिलती है कि लोग परेशान हैं, लोग मारे जा रहे हैं। तो जिसे कहा कि गुंडई का माहौल बनाया जा रहा है। सभ्य आदमी के लिए, संभ्रांत आदमी के लिए, शरीफ आदमी के लिए एग्जिस्टेंस मुश्किल होती चली जा रही है। बिल्कुल सर। लेकिन इस तरह से अगर लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, फिर इस गठबंधन का क्या ही मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है, और आखिर फिर लोकसभा चुनाव करवाने ही क्यों है, अगर इसी तरह से धांधली करवानी है तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, अगर मैं आज सरकारी नौकरी में होता और मैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता, एक थे चुनाव आयोग में, उन्होंने आपत्ति की थी, उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी बीबी पे इंक्वायरी बिठा दी, उन पे इंक्वायरी बिठा दी। अब बताइए, चुनाव अधिकारी जो एक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर हटा दिया उन्हें। लेकिन भाई, मैं यही तो प्रश्न उठा रहा हूं कि जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, जस्टिस लोया हुआ करते थे भाई, अगर देश के प्रति आपका कोई कर्तव्य है या नहीं है, या भेड़ बकरी हैं आप क्या जवाब देंगे? आप जब प्राण आपके निकलेंगे तो आपके भगवान, प्राण निकलते समय आपको कष्ट नहीं होगा क्या? क्या किया है आपने इस इतने अच्छे प्यारे देश को, इतने सुंदर देश को, जो विश्व के लिए एक नमूना था को एग्जिस्टेंस का। हमारे देश में जो भी आया प्यार मोहब्बत से बस गया। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया, ये वो भारतवर्ष था। आज जो है, हर चीज पे, कहीं भी देश जाइए, कहीं कोई आपको गुंडाई करता नहीं दिखता है। कहता है ठीक है, आप जय श्री राम का नारा लगाइए, जय सिया राम लगाइए, जीसस को मानिए, किसी को मानिए, कोई आपत्ति नहीं करता। ये हमारा देश, जिसके अंदर कोई इस प्रकार की भ्रांति नहीं थी। उधर अजान सुनाई पड़ती थी, उधर गुरुबाणी सुनाई पड़ती थी, इधर मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ती थी। अब वो अजमेर शरीफ में भी घुसे चले जा रहे हैं, यहाँ मंदिर था। अब यही करते रहिए। आपको चीन जो है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बना रहा है, और आप जो है धरती के अंदर घुसते चले जा रहे हो। तो मुझे अफसोस होता है, एक शिक्षक हूं, टीचर हूं, वृद्ध हूं, कमजोर हूं, लेकिन मुझे कष्ट होता है। मेरे को सही में अब ये पीड़ा होने लगी, और जब से ये चंडीगढ़ का काम हुआ है, इसके बाद तो मेरे को सही में अब डर लगने लगा। लेकिन सर, अब लोग आपको क्या लगता है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खुद नहीं इस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि ये तो सब कुछ सबके सामने हो रहा है, सीसीटीवी भी सामने आए हैं और सभी आरोप लगा ही रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ मजबूरियां होंगी, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आशाएं तो उनसे थी, हमारी चंद्रचूड़ साहब से बहुत आशाएं थी, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, इनवैलिड सरकार है, लीगल सरकार है, लेकिन बनी रहे। अरे या तो इलीगल है या बनी रहे, दो में से एक ही चीज होनी चाहिए भाई। असली मुद्दा यह है, चलिए, एक उसमें कम से कम जो लड़की का रेप हुआ था, उसमें कम से कम जिगरा दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देश की जनता जाए कहां? अगर देश की जनता को कोर्ट्स इस प्रकार से करते रहेंगे
कि राहुल गांधी की एक टिप्पणी पे उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, मकान छिन जाए, और यहाँ खुलेआम गाली गलौज हो रही है, उस पर कोई टिप्पणी ना हो, गला काटने की बात हो रही है, 5 लाख लोग, उस पर कुछ ना हो, तो कष्ट होता है, परेशानी होती है। रहेंगे जिंदा, देखिए रहना है तो रहना पड़ेगा। अब देश के अंदर, देश छोड़ के तो जा नहीं सकते, ये मेरी माँ है, ये मेरा देश है, ये मेरी जननी है, जाएंगे नहीं। हंस हंस के जिए हैं, रो रो के जिएंगे, डर डर के जिएंगे, परेशान हो के जिएंगे, जीना तो पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। और क्या आपको लगता है सर कि जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह के चुनाव में धांधली करके टेस्ट करना चाह रही थी कि क्या रिएक्शन आता है जनता का और विपक्ष का, और क्या हम यही सारी चीजें लोकसभा चुनाव में भी कर सकेंगे? नहीं, देखिए वो तो उनके लिए, देखिए लेकिन असली मुद्दा ये है, जो सरकारी अधिकारी, मान लीजिए 500 सरकारी सीआरपीएफ वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, जो भी है, जो भी वहां ड्यूटी पे रहते हैं, अरे किसी के अंदर तो अंतरात्मा होगी। आपको याद होगा हिटलर के जमाने में जब वो बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, हॉल के अंदर कम से कम 2-3 हजार लोग थे, सबने हाथ उठाया, हेल हिटलर, एक आदमी था जिससे हाथ नहीं उठाया था, और फेमस हो गया आदमी। अब उसी को डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो देखिए, इतिहास में याद तो वही लोग किए जाए जिन्होंने संघर्ष किया है, अगली पीढ़ी तो याद उन्हीं को करेगी जो झुक गए, जिन्होंने रीढ़ की हड्डी निकलवा दी, जो रेंगने लगे, जो संविधान के प्रति उनका उत्तरदायित्व था उन्होंने नहीं किया, ये भारत माता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था। तो असली मुद्दा यह है। अब चलिए, कोई मुसलमान ने कह दिया गलती से कि मुझे डर लगता है, तो उसके पीछे ट्रोलर्स भिड़ गए। अब क्योंकि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, तो शायद मुझे वो सुनने को न मिले, हो सकता है मिले, अब मैं देखूंगा बाद में टिप्पणियां। ट्रोलर्स कहेंगे साहब को हिंदुस्तान में डर लगता है। हाँ, इस हिंदुस्तान में डर लगता है। बिल्कुल आज नहीं तक सर, इस सारी हिंदुस्तान, टिप्पणियां इसी तरह की हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लोकतंत्र की हत्या सच में हो रही है, इसी तरह की सारी टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन सर, आपको लगता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर जो लोग हैं वो विदेशों में भी रहते हैं, और विदेशों में इससे छवि भी तो खराब होगी कि जो हरियाणा के चुनाव है उसमें धांधली होती है, भारत के चुनाव में धांधली होती है। भाई निधि जी, मैं आपको बताऊं, मेरी दोस्त है, अमेरिका में रहती है, उसका मेरे पास फोन आया। उसने कहा जिंदगी में, और करीब 40 साल से बसी हुई है वहां पर, वो कहती है मॉल के अंदर गई, 5-6 वहां की ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन मेरे पास आई, और उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ अमेरिका में रहते हो, 40 साल से रह रहे हो, तुम्हें किसी ने कभी कुछ कहा क्या? तो वहां पे मेरी चर्चेस को क्यों चला रहे हो, मेरी मस्जिदों को क्यों परेशान कर रहे हो, तोड़ रहे हो? ये कहा लोगों ने? मैं इसी चीज से डरा हुआ हूं। मैं अपने लिए नहीं डरा हूं, मेरे को क्या डरने की आवश्यकता है। असली डर इस बात का है, 4 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, 1 करोड़ हिंदू मुसलमान देशों में रहते हैं। चलिए, वो अभी सदाशय हैं, उन्होंने सनातन धर्म से सीखा है, हमने उनसे सीखा, एक दूसरे से सीख लिया। अरे अगर वो ये पर रिएक्ट करने लगे, तो उसके बाद मेरे देश का और मेरे बच्चों का और मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा? भाई आप बताइए, 200 चर्चें आपने जला दी, क्यों यार? चर्च में हो या मंदिर हो, मैं ठीक है पूजा करता हूं, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, लेकिन जो इस्लाम को पसंद करता है, जो क्रिश्चियनिटी को पसंद करता है, जो सिखिज्म को पसंद करता है, उससे मुझे क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तुम करो यार, अपनी रीति से करो, मेरे को परेशान मत करो, मेरे धर्म का पालन मुझे करने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म का पालन कर। अरे यार, 700 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू तो 100 करोड़ है, 15% हिंदू हैं। अब तंतनाए घूम रहे हैं, दंदनाए घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ मस्जिद के ऊपर कहीं झंडा लगा देते हैं, कहीं चर्च के ऊपर झंडा लगा देते हैं, कहीं घंटा बजाने लगते हैं, कहीं वो कट्टे लहराने लगते हैं। अरे यार, ये सोचो तो यार, कोएग्जिस्टेंस का जमाना है, ये 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं, आप पाषाण युग में लिए चले जा रहे हो। बिल्कुल सर, और सुप्रिया सुनेत की एक बाइट है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते ताकि मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव
18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, 1 किरण खेर और 1 शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए, जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को येन तेन प्रकरण जिताया जाए? क्या आज न्यायपालिका चुप रहेंगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस कोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? वो क्यों आंखें तरीरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है। क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है। इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे। क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। तो ये सर सुप्रिया शिनेत ने, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा नहीं है, बीजेपी तो जीतने ही वाली थी, बीजेपी को जीतना ही था, उनके पास बहुमत है, तो वो यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि चंडीगढ़ चुनाव में पूरी तरह से बहुमत जो इंडिया गठबंधन के साथ था, बीजेपी के साथ नहीं था, फिर भी धांधली करके जीती है बीजेपी। तो शायद इससे कुछ लोगों को जवाब भी मिल गया होगा। फिलहाल सर क्या कहेंगे इन सब चीजों पर, और आखिरी कमेंट आपका? नहीं, देखिए वही है निधि, जो समस्या है जो अभी सुप्रिया जी ने कहा। देखिए जनता को इतना डरा दिया गया है। भाई मेरे जैसा आदमी जो हमेशा निर्भीक रहा, मेरे स्टूडेंट जो थे वो मंत्री और मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बच्चे भी थे, और हमेशा मेरी इज्जत की, कभी किसी ने मेरे खिलाफ, मैंने अपने जीवन में गुरु शिष्य परंपरा में अपना अपमान होते हुए नहीं देखा। यहां तक मुझे धमकी दी गई, व्हाट्सएप पे धमकी दी गई है। मैंने रमेश विधोड़ी के बारे में कुछ कह दिया था डिबेट में कि अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, रमेश विधोड़ी घर में आके आपको ठोक देंगे। अब बताइए 72 साल के वृद्ध ब्राह्मण को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता नहीं है, रमेश विधोड़ी के गुंडे आके मुझे ठोक देंगे। भैया ठोकना है तो ठोक दो। मैं तो जो राष्ट्र हित में होगा, जो तुमने कहा था लोकसभा में, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं मानता हूं तुमने गलत कहा था, तुम अगर उस पर भी मुझे मारने की अगर इच्छा रखते हो तो मैं क्या करूं। गांधी को गोडसे ने मार दिया, लेकिन ये देश ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूं जिसमें धमकी मुझे दी गई, और ये भी धमकी दी गई है, व्हाट्सएप पे धमकी दी गई है कि आप इलेक्शन हो जाने दीजिए स्वामी साहब, तब आपको देखेंगे। ठीक है, एक शिक्षक को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, उसको इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं, तो एक साधारण जनता बेचारा जो सड़क पे चल रहा है उसकी कैसे हिम्मत पड़ेगी। और गुंडई हो रही है, कर दिया, वोट छीन के लगा के इनवैलिड करके जिता दिया। अब कर लो जो करना है, कोर्ट जाओ। अब आशा तो हमें सुप्रीम कोर्ट से ही है, चंद्रचूड़ साहब से है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जैसा आपने देखा कि जिस तरह से जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था उसमें किस तरह की धांधली हुई और सबकी आंखों के सामने हुई,
और इसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है नगर निगम प्रशासन को और वहां पर जो भी प्रशासन है उनको। लेकिन क्या लगता है आपको कि कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।